स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम लोग उसको ऑक्टाहेड्रल से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल से क्या करें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना दें जिससे उससे ऑक्टाहेड्रल से? तो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो भी हमने बनाया भी था। हमारे पास 6 लिगेंड होते हैं जो क्या होता है, अराउंड द एक्सिस क्या होते हैं, रहते हैं तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड में। अगर हम इसमें जो जेड एक्सिस के लिगेंड्स हैं, यानी ये इन दोनों को हटा दें कॉम्प्लेक्स से किसी भी तरह से, ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा रिजल्ट वो ये होगा, एक्स वाई डायरेक्शन में केवल 4 लिगेंड बचेंगे, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड होते हैं, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा प्लेनर, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। यानी हम लोग ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं अगर हम उनके जेड डायरेक्शन में जो प्रेजेंट लिगेंड है उनको निकाल दें खींच के। और इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट आप लोग आगे चल के क्लासेस में पढ़ोगे एक्चुअली होता क्या है, लेकिन बस यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझने के लिए ज्यादा इजी तरीका यही है कि हम समझें कि ऑक्टाहेड्रल किस तरह से किसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग जेड एक्सिस के लिगेंड्स को खींचेंगे। तो ये किस तरह से होता है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल के डायग्राम समझते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोग ये देख ही लिया था कि जो हमारे पास डिजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला वाला क्या होता है, ईजी, जिसकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, और दूसरा जिसकी एनर्जी डिक्रीज होती है उसको क्या कहते हैं, T2G। इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यानी डेल्टा ओ कह देते हैं। ये तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का काम है, इसमें कहीं से कहीं तक स्क्वायर प्लेनर का नाम नहीं आया है। अब क्या करेगा, अब हम लोगों को करना क्या है, हमें मेटल के जो जेड एक्सिस में लिगेंड्स थे, जेड एक्सिस में जो लिगेंड थे उनको क्या करना है, खींचना है, बाहर निकालना है। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग ये चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले तो एकदम से टूटेंगे नहीं बॉन्ड, बल्कि वो क्या होंगे, खींचते जाते हैं, जैसे हम रबर को खींचते हैं, खींचते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है इन बॉन्ड्स को बढ़ता जाएगा। जैसे मेटल को लगता है कि मेरे लिगेंड जा रहे हैं, वो क्या करेगा, उनको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इस पे तो हमारा फोर्स लग रहा है, तो ये जो होगा, जो बाकी 4 लिगेंड होंगे उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कौन से, जो वाई और एक्स एक्सिस में है जो 4 लिगेंड, उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी लिगेंड जो होंगे वो मेटल के बहुत पास आने लग जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे क्या होंगे, लिगेंड जो होंगे मेटल के पास आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो लिगेंड मेटल के एकदम पास में आएंगे। अब मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। और रिपल्शन का रिजल्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, और क्या होता है, जहां जितना ज्यादा रिपल्शन उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल कौन से, इसमें भी रुकते हैं, पहले इनको देखते हैं। देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। यही ऑर्बिटल है। हमने ये कहा कि रिपल्शन बढ़ रहा है, लेकिन रिपल्शन बढ़ के कौन से लिगेंड में रहा है, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में। यानी ऐसे ऑर्बिटल जो एक्स वाई डायरेक्शन में, क्योंकि लिगेंड अब किस तरफ से आएंगे, एक्स और वाई से, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि रिपल्शन वही ज्यादा होगा। यानी इसमें जो स्प्लिटिंग होगी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो देखो एक ऐसा ऑर्बिटल है जो केवल एक्स वाई प्लेन में, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड्स का डायरेक्शन केवल एक्स साइड रहेगा। तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है डी, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जो जेड डायरेक्शन में, क्योंकि वो निकल रहे हैं, तो उनका रिपल्शन जो होगा वो मेटल से दूर होते जाएंगे, यानी कम होता जाएगा, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये पहला केस है। देखो ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसा डी ऑर्बिटल जो केवल एक्स वाई प्लेन में है, दैट इज डी एक्स वाई, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाकी जो 2 अदर डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कौन से, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन क्या ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, नहीं। देखो अभी हमारे पास जो 2 लिगेंड है वो निकले नहीं है, बस उनकी बॉन्ड लेंथ तो बड़ी है, खींची है हमने अभी तक। हमें क्या करना है, उनको पूरे सिस्टम से बाहर कर देना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से बाहर कर देना है। हमें केवल 4 लिगेंड चाहिए, तभी तो हमारा स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आएगा। तो इस कंडीशन में जब लिगेंड निकले नहीं है लेकिन केवल बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, इसको बोल देते हैं टेट्रागोनल फील्ड। टेट्रागोनल फील्ड ये स्ट्रक्चर कह देते हैं इस टाइम पे, जब क्या होता है, दो लिगेंड जो होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ बाकी अदर 4 लिगेंड से क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी होगा क्या, एक टाइम के बाद हम इसको खींचते जाएंगे तो ये 2 लिगेंड जो होंगे वो मेटल से बाहर जाएंगे। ठीक है, और अब और क्योंकि अब तो ये इनका कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा मेटल पे, मेटल को और अंदर खींचो, अंदर को खींचेगा, तो इनको जो बाकी 4 लिगेंड है
जो बाकी 4 लिगेंड है मेटल के एक्स वाई प्लेन में, मेटल उनको और अपनी तरफ को खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा वैसे ही क्या होगा, उनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाएगा, यानी जो लिगेंड एक्स वाई में है उनकी एनर्जी इंक्रीज रहेगी, और जो जेड है उनका क्या होगा, वो बिल्कुल ही क्या आएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। तो एक ऐसा ऑर्बिटल भी देखो इसमें केवल जेड का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इस पे क्या होता है, किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं लग रहा मेटल का, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसकी तरफ कोई, इस मेटल के इस ऑर्बिटल की तरफ कोई लिगेंड नहीं आने वाला है, तो कोई रिपल्शन ही नहीं होगा, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी। जबकि जो ये है इनकी एनर्जी भी क्या होती है, स्लाइटली डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीज करेगी तो ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे मिलेंगी, जबकि जो एक्स वाई प्लेन में इनमें फिर से क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कुछ इस तरह से इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और इन दोनों के बीच के गैप को, इन दोनों के एनर्जी के बीच के गैप को क्या कह देते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए, क्योंकि अभी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, 4 लिगेंड बचे हैं, और वो क्या आ रहा है, इनकी एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, जहां पे क्या आ रहा है, जेड प्लेन आ रहा है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो दो ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ती है, और मैक्सिमम जो ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल के, उनके ही बीच के गैप को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो ये जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसको हमने ऑक्टाहेड्रल की हेल्प से समझाया है, और इसको कंडीशन को बोलते क्या है, जब ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर का केस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझाने में क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और उसका मेन जो वही है, मेन जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसने सब चीजों को समझाया, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ गई कि किस तरह से होता है और किस किस फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, तो हमें ये चीज आसानी से समझा सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो समझ रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को वीबीटी का ड्रॉबैक याद होगा, तो हमने इसमें इसकी बात की भी थी कि जो मैग्नेटिक क्या होता है, कैरेक्टर होता है टीएमसी कॉम्प्लेक्स का, यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे। बट ये जो हम लोग समझ रहे हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक में भी था, किसके, वीबीटी के। हम लोगों ने ये कहा था वहां कि इसने ये तो था कि वीबीटी ने दैट इज कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। उसने जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया था किसी भी कॉम्प्लेक्स का जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पूरे मैग्नेटिक मूवमेंट को समझाने में क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे भी यही दो बात करेंगे कि दो तरह का कैरेक्टर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो टाइप का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। या तो होगा वो डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। पहले इसी को क्लियर करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो रिपेल होते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड से। और रिपेल होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इनका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है। क्यों नहीं होता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने का मतलब है हर एक ऑर्बिटल जो होता है वो पहले से क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार स्पिन करते रहते हैं, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सेम इसके कारण भी होगा, लेकिन ये इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है एक दूसरे के, जिसके कारण जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखने को नहीं मिलता। लेकिन पैरामैग्नेटिक में हमने देखा था, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है ओवरऑल वो दो चीजों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। एक उनका जो होता है स्पिन मोशन, स्पिन क्या कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमना, दैट इज स्पिन मोशन कहलाता है। इसी को हम लोग रोटेशन भी कहते हैं। जैसे हम लोग अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या होता है, अपने ही चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता रहता है, जिससे क्या होता है, डे नाइट होते हैं। दूसरा जो होता है ऑर्बिटल मोशन, दूसरा जो रीजन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है ऑर्बिटल मोशन, जिसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सन और अर्थ के केस में। तो ऑर्बिटल मोशन में क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड फाइंड होने की, एक क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर होती है, जो हमने बोर थ्योरी में पढ़ा था। ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर यहाँ मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, यानी एक्चुअली वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या होते हैं,
सर्कल में क्या होता है, घूम रहे होते हैं, तो उसके कारण में क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये दो रीजन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के, किसमें, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर वो पैरामैग्नेटिक हम उसको बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल मोशन है ना के बराबर होता है, ठीक है, इसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो ऑर्बिटल मोशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में वो ना के बराबर होता है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्पिन मोशन जो होता है इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n+2, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, bm क्या होता है, बोर मैग्नेटन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, EH/4πmc, EH/4πmc, जिसमें E क्या है, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऐसे M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये सारे डिजिट पहले से डिफाइन है, यानी कांस्टेंट है, यानी bm की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट आएगी, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस मैग्नेटिक मूवमेंट पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या निकाल रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इसका एक चार्ट बना लेते हैं। अगर हम एक साइड क्या लिखें, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि यहाँ पे जो निकाला गया वो केवल किस पे निकाला गया है, स्पिन मोशन पे। ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इसके हिसाब से हम नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होंगे, 0। अगर उसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या 1.72 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1। ऐसे अगर 2.83 आ रहा है तो उसके अंदर होंगे 2। 3.87 के बराबर आ रहा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3। ऐसे 4.90 आता है, ठीक है, या 92 के आसपास मैक्सिमम हो सकता है, तो ये होता है 4। और ऐसे 5.96 आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो एक चीज देखने को मिल रही है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का आगे का डिजिट है, पॉइंट क्या आएगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जब तक हम लोग स्पिन मूवमेंट की बात करेंगे तब तक सही जाएगा, ठीक है। इसलिए जो शायद एनसीईआरटी में दे रहा है कॉम्प्लेक्स, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है और उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर जाएगा 5। इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक कैरेक्टर को समझाया किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। क्लियर हो गई बात। एक और ड्रॉबैक पढ़ा था हमने, जिसका सेकेंड जो ड्रॉबैक था, सेकेंड या थर्ड ड्रॉबैक था वीबीटी का, जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया था, किसका, कॉपर का, जिसमें हमने कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स उसका शायद कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स था, COH2O6 NH6। दूसरा एप्लीकेशन था इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि ये हाई स्पिन और लो स्पिन को एक्सप्लेन करने में क्या रहा, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। जिससे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल उसमें पढ़े थे, किसमें, ड्रॉबैक्स में। किसके ड्रॉबैक्स में, वीबीटी के ड्रॉबैक्स में, कि दो ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के, दोनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये दिखाता है लो स्पिन, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि ये कैसे बनाता है, हाई स्पिन बनाता है, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अभी हमने ये चीज आगे कर ली थी, तो इसको यहाँ दोबारा से कर लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। इस केस में हम लोग ये कहेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है वो ज्यादा है किसी कंपेयर में, पेयरिंग एनर्जी कंपेयर में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन है। जबकि यहाँ क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, वो बड़ी होगी किसके कंपेयर में, क्रिस्टल फील्ड के कंपेयर में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कंपेयर में। इसलिए जो यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिलता है वो क्या होगा, हाई स्पिन बनेगा, यहाँ लो स्पिन बनेगा। यानी इसने ये प्रॉब्लम भी सुलझा दी जो उसकी वीबीटी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोगों को ये देना पड़ेगा, अगर हमें और कॉम्प्लेक्स में समझना है, कि जो पी है यानी पेयरिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो पी है यानी पेयरिंग एनर्जी है, डिपेंड्स किस पे करती है, एन पे। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है पी। यानी पी की वैल्यू तो इसके लिए भी सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी। यानी मेन फैक्टर कौन है, ये वाला, यानी डेल्टा नॉट पे एक्चुअली ये डेल्टा ओ पे डिपेंड कर रहा है टोटल हाई स्पिन और लो स्पिन का केस, ठीक है। जो लो स्पिन और हाई स्पिन हमें देखने को मिलता है वो डेल्टा नॉट पे डिपेंड करता है।
तो इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन फैक्टर्स की हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हम लोग इसी को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हमें ये चीज अच्छे से क्लियर रहेगी कि कब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई स्पिन होगा और कब लो स्पिन होगा। तो प्रॉब्लम सारी की सारी किस पे है, यानी पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है, इस पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के जो क्या करते हैं इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड का नेचर कैसा है। तो पहले बात करते हैं एक्चुअली में लिगेंड चाहिए कैसे, मतलब हम लोग उसका नेचर तब देखेंगे, कंपेयर तब करेंगे, पहले हम लोग उसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि हम कैसा लिगेंड चाह रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अगर हम लिगेंड का काम देखें मेटल में, तो उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना किसको, मेटल्स के डी ऑर्बिटल को। तो यानी सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इसके लिए इसके अंदर पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए इसका साइज जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ताकि ये मेटल के साथ अच्छी ओवरलैपिंग करे। दूसरा, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि ये सीएफटी है, स्मॉल साइज। दूसरा ये होना चाहिए लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका काम इलेक्ट्रॉन देना है और ये तब आसानी से देगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार होगी। ठीक है, इसलिए जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहला क्या है, स्मॉल साइज। तीसरा होता है कि इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना, यानी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक और चीज हम लोग सीखते हैं, ये कि जो लिगेंड होते हैं, जैसे लिगेंड है कार्बोनिल CO या CN, आप लोगों ने इसका एमओटी स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। एमओटी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इसका जो HOMO ऑर्बिटल होता है, यानी होमो ऑर्बिटल होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां से ये इलेक्ट्रॉन देता है, वो एक्चुअली सिग्मा नेचर का होता है। ठीक है, लिगेंड्स का मोस्टली लिगेंड्स का जो ऑर्बिटल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं वो सिग्मा होता है। ठीक है, तो यानी इनको इलेक्ट्रॉन देना किससे, सिग्मा ऑर्बिटल से। तो इनको होना क्या चाहिए, गुड सिग्मा डोनर होना चाहिए। यानी लिगेंड्स का तीसरा जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छे डोनर होने चाहिए। लेकिन कौन से डोनर, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल से डोनेट करते हैं तभी तो जाके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये गुड सिग्मा डोनर होने चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट होता है, कई बार जो होता है जब लिगेंड्स, बहुत सारे लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो मेटल बेचारे पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई जाती है और वो हो जाता है अनस्टेबल। क्योंकि कोई भी जो एटम आयन कुछ भी हो, वो चाहता है कि हम स्टेबल कंडीशन में रहें, और स्टेबल कंडीशन तब होती है जब उसके ऊपर का चार्ज हट जाए। अभी इन्होंने सारे ने इस पे इलेक्ट्रॉन देखे तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हो जाएगी, इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा। उस केस में क्या करता है, लिगेंड्स को बैक इलेक्ट्रॉन देता है, अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिगेंड को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस करता है। वो जो अगर ये तभी तो पॉसिबल है जब लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होंगे तभी तो लेगा। तो लिगेंड ने, जब हम लोगों ने ये एमओटी में देखा था कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल तो सिग्मा होता है, इसके बाद जो होते हैं पाई ऑर्बिटल्स होते हैं जो खाली पड़े रहते हैं किसमें, लिगेंड्स में। तो अगर मेटल इनको बैक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कहाँ एक्सेप्ट करेंगे उसको, अपने पाई ऑर्बिटल में। तो ये तीसरा जो कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छी क्या होनी चाहिए, पाई एक्सेप्टर होनी चाहिए। अभी अच्छा क्यों है, अच्छा इसलिए क्योंकि मेटल और लिगेंड में जब क्या होगा, एक बॉन्ड तो पहले से बन चुका है जब लिगेंड ने मेटल को दिए, जब मेटल उनको दोबारा से देता है तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसी कंपेयर में, स्ट्रॉन्ग के किसके, सिंगल के। इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा जिसमें पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर दिख रहा होगा लिगेंड का, वो ज्यादा अच्छा क्या होगा, लिगेंड होगा कंपैरेटिवली किसी भी। तो ये एक अच्छी लिगेंड की क्वालिटीज है। इसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि कौन सा लिगेंड अच्छा है कौन सा बुरा है। जिनमें इक्वालिटी होंगी वो अच्छा है, जिनमें नहीं होंगे वो बुरा है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ को समझाने के लिए, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को समझाने के लिए एक क्या आती है, सीरीज आती है। उस सीरीज को हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करती है, लिगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ पे क्या करती है, सीरीज में अरेंज करती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी अरेंज लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें जो याद रखने हैं कौन कौन से लिगेंड है वो देखिए। तो ये
अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें, हम लोग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो आता है वो आता है I माइनस आइडो, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, यानी जो हेलो लिगेंड्स होते हैं, हेलिडो, जिनको आप हेलिडो के नाम से जानते हैं, यानी आइडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो और फ्लोरिडो, ये लिगेंड जो होते हैं ये सबसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने में क्या करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए सबसे बुरे लिगेंड होंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीलेटो जो होता है ये लगभग वाटर की स्ट्रेंथ के इक्वल होता है। इसके बाद क्या आता है पायरिडीन, पायरिडीन जो होता है वो NH3 के साथ क्या करता है, लगभग सेम स्ट्रेंथ दिखाता है NH3 की तरह। इसके बाद जो आता है वो आता है NO3 नाइट्रो ग्रुप, और इसके बाद आता है CN और CO। ये लिगेंड, इनका स्ट्रेंथ हमें याद रखना है। CN और CO जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने जाते हैं, जबकि जो ये ग्रुप है, ये दो पीछे के, ये वीकेस्ट लिगेंड माने जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी इनमें वो जो 4 कैरेक्टर हमने बताए ना, वो सारे के सारे फुलफिल कर रखे, इसलिए अच्छे लिगेंड माने जाते हैं, जबकि ये उसके ऑपोजिट जा रही है, इसलिए इनको बुरा लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, बुरा नहीं, वीक लिगेंड कहेंगे, यानी इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, वीक फील्ड, और इनसे बनने वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो ये बात की नेचर ऑफ लिगेंड की, कि किस तरह से लिगेंड्स का नेचर जो होगा वो मेटल के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड को और वीक फील्ड को क्या कर रहा होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्या कर रहा होता है, लिगेंड्स को इफेक्ट कर रहा होता है, ये कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, तो यानी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे उनका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, यानी जो CN और जो CO था, इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा उसमें मैक्सिमम होगा, डेल्टा सबसे ज्यादा होगा, और जो वीकेस्ट होंगे उनकी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पढ़ के रहे फैक्टर, किसके फैक्टर, जो डेल्टा को इफेक्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा को किस तरह से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, यानी हमारे पास ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे ये है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की बात हो रही है। दूसरा में मेटल ही है, सेम कॉम्प्लेक्स है, सेम लिगेंड है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो होता यह है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है किसके मेटल के ऊपर, उतना ही क्या होती है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, उतना उसका पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, ये लिगेंड से और जल्दी लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा। उस केस में लगभग जो होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे उसका डबल हो जाती है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पर मेटल का जो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो लगभग क्या हो जाती है, डबल के इक्वल हो जाती है। बस हमें यही ध्यान देना है। ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका अगर हम लोग क्या करते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएं और उनको कंपेयर करें, तो उनका जो होता है हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है वो लगभग डबल, यानी 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यानी ऑब्वियसली इसका ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा वो हो जाएगा इसके कंपेयर में डबल। अगर इसका डेल्टा O है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा O हो जाएगा, ये लगभग होता है। ठीक है, तो ये बात है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। साइज ऑफ डी ऑर्बिटल ये किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करता है वो देखिए। तो हमारे पास डी ऑर्बिटल का साइज, हमारे पास जो डी ऑर्बिटल हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के हैं। ठीक है, मतलब एक है पीरियड नंबर 4 में, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल आते हैं वो कौन से यूज होते हैं, 3D। दूसरा है पीरियड नंबर 5 जिसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें आता है 4D। ठीक है, और फिर होता है कौन सा, पीरियड नंबर 6, इसमें आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसके अंदर हुआ 5D। आज इसके अलावा एक और होता है, पर उसमें ज्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं इसलिए हम उनको नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोग 3 तीनों की बात करते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं, यानी ग्रुप पे नीचे की तरफ जाते हैं, तो साइज ऑफ क्या होता है, डी ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, 4D का साइज बड़ा होगा 3D के कंपेयर में, और जितना बड़ा मेटल का साइज होता है उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, यानी उतना ज्यादा उसका क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ जाने पे 3D से 4D जाने में 30 से 50% क्या हो जाता है,
डेल्टा नॉट इंक्रीज करता है। सेम वैसे ही क्या होगा, यहां से यहां जाने में भी क्या होता है, 30 से 50% जो होता है हमारा डेल्टा नॉट क्या होता है, डेल्टा ओ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। जितना ज्यादा टी ऑर्बिटल का साइज होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और हर एक ग्रुप में अगर हम लोग क्या करें, रेगुलरली ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाए तो ये 30 से 50% इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो था हमारा थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किस तरह से, तो अभी तो हमने दो तीन टाइप की ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। स्क्वायर प्लेनर पढ़ लिया है, टेट्राहेड्रल पढ़ लिया है। तो पहले हम लोग दो को कंपेयर करते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल से। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग को स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज हमने कही हुई है कि जितने ज्यादा लिगेंड होते जाते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा उसका क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी हमारा डेल्टा ओ जो होगा डेल्टा टी से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होता है, डेल्टा टी इक्वल टू कितना होता है, लगभग -4/9 डेल्टा नॉट के इक्वल होता है। तो यानी नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये चार फैक्टर थे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड कितना ज्यादा होगा। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर, हाई स्पिन और लो स्पिन के अंदर। यहीं से कॉम्प्लेक्स जो होता है अपने आप को हाई स्पिन और लो स्पिन क्लियर करता है, इसी के बेसिस पे, इसके डेल्टा नॉट के बेसिस पे। अब जो हम लोग अगला एप्लीकेशन देखेंगे सीएफटी का, दैट इज कलर, कि किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स के कलर को इफेक्ट करता है। ने भी इसके बारे में थोड़ा बताया था कि कोई भी सब्सटेंस कलरफुल, ठीक है, और कलरलेस का होता है। और क्या कहा था उन्होंने, पॉलिंग ने इसमें ही कहा था, पॉलिंग की थ्योरी में, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, ठीक है, चाहे वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही क्यों ना हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि वो स्पेक्ट्रम से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या कर सकता है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जा सकता है। और क्या कर सकता है, रेडिएशन, हमें जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन कलरलेस कब कहा था, जब क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती इस तरह की, किसी पॉसिबिलिटी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की। इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्लियर ने, इवन स्पेक्ट्रम बताया है। ठीक है, उसी पे हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इसके बाद लास्ट में करेंगे ये क्या होता है। पहले इसको देखते हैं। तो कलरफुल जो सबस्टेंस होता है वो रीजन क्या होता है उसका, रेडिएशन एब्जॉर्ब करना। यानी कोई भी सबस्टेंस कलरफुल तब होता है जब वो किसी रेडिएशन की क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उससे जिस एनर्जी की रेडिएशन गायब हो जाएगी सबस्टेंस पे डाल लेते हैं, यानी सबस्टेंस ने उस एनर्जी की वेवलेंथ या उस वेवलेंथ की लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो हम लोग ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसका D1 कॉन्फिगरेशन है, यानी D में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो उसमें दो क्या होंगे, एनर्जी ऑर्बिटल होंगे, एक T2G, स्प्लिटिंग हो चुकी होगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कारण, और EG, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और T2G और EG के बीच की एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने रेडिएशन दी, ठीक है, तो वो इस एनर्जी के रेंज को, जिसमें वो कहां से पहुंच जाए, T2G से ये पहुंच जाए, उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट यानी यहाँ पे EG ऑर्बिटल की बात हो रही है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। और यहाँ यानी स्टार्टिंग में जो कॉन्फिगरेशन था इसका T2G1 EG0, वो क्या चेंज हो गया, T2G0 EG1। और जिस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया है वो रेडिएशन जो होगा हमारा स्पेक्ट्रम से क्या होगा, गायब होगा। अगर ये जो एनर्जी गैप है ये किसके रेंज में आ रहा है, किस वेवलेंथ के रेंज में, 400 से 750 nm के बीच में आ रहा है, ठीक है। उस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है और हमें क्या करता है, कलर शो करता है। ये सिंपल रीजन CFT ने बताया, किसके बेसिस पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बेसिस पे, कब जाके कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, कलरफुल दिखाई देता है। तो उसका सिंपल सा रीजन यही होगा कि हमारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है सबस्टेंस यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसके थ्रू, वो क्या हो रहा है, विजिबल रेंज का, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स है जैसे टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है PiH2O, ठीक है, 6 लिगेंड इसमें और +3 इस पे क्या है,
ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी मेटल +3 है, यानी मेटल का 3D सीरीज का आता है और इसमें भी D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये एब्जॉर्ब करता है 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट को। तो अगर हम इसको एनएम में चेंज करें तो क्या आ रहा है 500 एनएम, और हमने अभी जो रेंज बताया था उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, कलरफुल होगा। हमारे पास जो ये टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है कलरफुल है। ठीक है, और इसको देखने का एक और तरीका होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा विजिबल जो लाइट होती है इसके अंदर जो होते हैं वो 7 कलर आते हैं। हमारा जो विजिबल रेंज होता है इसके अंदर आते हैं 7 कलर। कौन सा, विजिबल, ठीक है। और वायलेट से रेड की जाने पे क्या होता है, हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, और लोएस्ट किसका होता है, वायलेट का। ठीक है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिचेस्ट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली वो कलर नहीं बल्कि उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है। यानी तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो केवल वो कलर शो करता है जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करता है, शो करता है। तो इस व्हील में जो हमारे 7 कलर है उनमें से आई नहीं आता है। ठीक है, तो क्या आएगा, VBGYOR। तो हमने क्या कहा, भाई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है जो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्चुअली में कैसे दिखेगा, ग्रीन। ठीक है, इसी तरह से जो एक टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है ये येलो ग्रीन लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, येलो ग्रीन लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल कलर दिखता है वो पर्पल दिखता है, पर्पल कलर क्या होता है, शो होता है। यानी हमारे पास जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है पर्पल कलर का होता है। कोई भी TMC कॉम्प्लेक्स जो होता है यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हमें तब कलरफुल दिखाई देगा जब उसका रेंज जो होगा वो किसके बीच में होगा, 750 से 750 मैक्सिमम और 400 mm जो होगा उसके बीच की इसकी वेवलेंथ आए। ठीक है, जिस एनर्जी को ये रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी का वेवलेंथ से क्या कनेक्शन यहाँ पे, तो जो क्रिस्टल की स्प्लिटिंग है वो एनर्जी गैप तो है, लेकिन इसको हम डेल्टा ई भी कह सकते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G। ये किसके बराबर होगा, hc/λ के। ठीक है, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट है और क्या स्पीड ऑफ लाइट है, तो डायरेक्ट हम एनर्जी और क्या करते हैं, वेवलेंथ का कनेक्शन निकालते हैं। हमें ये चीज भी क्लियर है कि विबग्योर यानी जो हमारा विजिबल रेंज के जो कलर है उनमें से रेड की जो है हाईएस्ट वेवलेंथ, और दूसरा हमें इस व्हील से हमें ये चीज भी क्लियर है कि हमें जो कलर एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या हो रहा होता है, विजिबल हो रहा होता है। ठीक है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे कैसे होगा ये चीज, हमेशा किसी भी कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, जो उसकी वर्टिकली ऑपोजिट है। जैसे आर के रेड के ऑपोजिट है ग्रीन, ऐसे वाइट वर्सा, ऐसे ब्लू की क्या है, ब्लू का है ऑरेंज, वायलेट का है क्या, येलो। इस तरह से हमेशा कलर जो होंगे वो एक दूसरे के कलर के ऑपोजिट काम करेंगे। यानी अगर हमारा एब्जॉर्ब कलर क्या है, रेड है, तो उसका जो कलर हमें शो हो रहा होगा वो क्या होगा, जिस कलर को हम लोग देख पा रहे हैं वो कौन सा होगा, ग्रीन। रेड एब्जॉर्ब हो रहा है यानी एब्जॉर्ब कलर है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हमें शो हो रहा होगा। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में इस तरह से क्या होता है, कलरफुल दिखाई देते हैं। ये तो बात है कलरफुल कंपाउंड्स की, और हमें स्पेक्ट्रम याद करना भी नहीं है कि हमारे पास किस किस रेंज के क्या करना है, लाइट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह का कलर दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमें याद नहीं करना है, यहाँ से कंपेयरिंग क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, पर अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कलरफुल तब होता है जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसके पास अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, और जिस भी रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है अगर वो विजिबल रेंज के अंदर आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या होता है, शो होता है। और बात करते हैं कलरलेस की। ठीक है, कलरलेस कब होगा, तो इसके दो ही रीजन होते हैं, जब क्या होता है या तो d ऑर्बिटल क्या हो, एम्प्टी हो, ठीक है, या क्या हो, कंप्लीटली फील्ड हो। इन दोनों कंडीशन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जब भी D0 केस हो, ठीक है, D6 लो स्पिन का केस हो, D6 लो स्पिन का मतलब ये है, लो स्पिन मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, T2G में ही है, सारे पेयर्ड है, यानी T2G6 और EG0 का केस की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे अगर क्या हो, D10 हो, इन तीनों केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड का कलरलेस का रेंज ही रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, किस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं।
ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच वाले आते हैं, मैच तक पढ़ रहे, ठीक है, उसको करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है मैच, ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स को उसी कलर से मैच करना है और इसी से हम लोग देखते हैं कि सीएफटी ने एक्चुअली एक्सप्लेन कैसे किया कलर को, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कलर तो याद करना नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं उनके कलर को निकाल सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, दोनों में कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3, यहाँ पे कोबाल्ट +3, यानी केवल डिफरेंस किसमें आ रहा है, लिगेंड्स में आ रहा है। यहाँ पे अमोनिया है एज अ लिगेंड और यहाँ पे क्या है, साइनाइडो जो है एज अ लिगेंड है। तो इन दोनों को हमें किस तरह से इनके कलर से मैच करना है वो प्रोसीजर देखना है, वो दिया, ये प्रोसीजर जो है सीएफटी के अकॉर्डिंग आता है। तो हमें ये चीज पता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ये एनर्जी बिटवीन क्या होता है, T2G एंड Eg, यानी इसको हम एज एन एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा ई कह सकते हैं। और डेल्टा ई किसके बराबर होता है, Hc/λ की। ये तो कांस्टेंट है, यानी हमें इन दोनों फैक्टर को देखना है कि किस तरह से जो डेल्टा ई होता है वो वेवलेंथ से कनेक्टेड है, या हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विजिबल रेंज, जिस रेंज की अगर हमें दिख रहे हैं, यानी येलो और ऑरेंज में, यानी हमें दिखाई दे रहे होंगे, येलो ऑरेंज जो होता है इसी रेंज के अंदर आता है। हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ऑरेंज का, ये हमें दिख रहे हैं, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो यानी इन्होंने कौन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया हुआ, पहले हमें वो देखना है। देखो Y जो होता है वो वायलेट, यानी एक्चुअली इसने जो हो रहा है वो वायलेट कलर को क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है। और इसने कौन सा कर रखा है, ऑरेंज किसके साथ आता है, ब्लू के साथ, यानी यहाँ जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लू हुआ है। और ये एक्चुअली क्या है, जो दिखने वाला कलर है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी हमें इनकी स्ट्रेंथ पता चल गई। वेवलेंथ कह सकते हैं, वेवलेंथ कैसे, यहाँ से अगर हमें वेवलेंथ पता है, यहाँ से अगर इंक्रीज होता है, यानी वायलेट की कम होगी और किसकी ज्यादा होगी, ब्लू की ज्यादा होगी, यानी एक्चुअली वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, ब्लू वाले की, इसकी, यानी इसका वेवलेंथ बड़ा है इसके वेवलेंथ से, हम 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। कौन बड़ा है, ब्लू वाला बड़ा है, ठीक है, λ2 बड़ा है λ1 से। इस तरफ का कंपेरिजन तो हो गया। अब हम बात करते हैं इस तरफ की। इस तरफ का कंपेरिजन हम कैसे करते हैं, हम करते हैं इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से। हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता है कि जो साइनाइडो लिगेंड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके, NH3 के कंपेयर में, और स्ट्रांग इन कंपेयर टू डेल्टा O। इसका डेल्टा O जो होता है बड़ा होता है किससे, डेल्टा, इसके डेल्टा O से, ठीक है। तो डेल्टा O डेल्टा ई हो गए, कोई बात नहीं। CN जो होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है NH3 से, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हमने अभी डेल्टा ई कहा था, जो किसके बराबर होता है, Hc/λ के बराबर होता था। जिसका डेल्टा ई बड़ा उसका लैम्डा छोटा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी NH3 का लैम्डा क्या है, बड़ा है किससे, NH3 का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, साइनो से, इसका वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है, और किसका वेवलेंथ बड़ा है, ये, तो ये कलर जाएगा इस तरफ को और ये हो जाएगा इस तरफ को, कंपेयर कर लिया हमने। क्योंकि NH3 जो हो रहा है उसकी एनर्जी कम होगी तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और वेवलेंथ ज्यादा किसका है, इसमें ज्यादा है तो ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे इसका CN का जो वेवलेंथ है कम है तो ये कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्चुअली हमें कंपेयर ये नहीं करना होता है, हमें ये कलर एब्जॉर्ब करना होता है, पर क्योंकि हमें शो ये कलर होता है तो पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री से एब्जॉर्ब कलर निकालना पड़ता है, फिर कंपेयर करना होता है वेवलेंथ को, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या आप एनर्जी के टर्म में भी कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि एनर्जी जो होता है इसमें हाईएस्ट एनर्जी जो होती है इसकी होती है वायलेट की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेड की। ये विजिबल रेंज है जिस रेंज की हमें लाइट दिखने को मिलती है। तो कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमें एक्चुअली दिखाई भी नहीं दे रहे होते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो कुछ कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जो हमें जिनका कलर हमें एक्चुअली पता नहीं होता, तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं पड़ते या उससे ऊपर और नीचे IR और UV रेंज में पड़ रहे होते हैं, तो वो हमें एक्चुअली विजिबल नहीं होते, क्योंकि हमारे आंखें केवल विजिबल लाइट को ही देख रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा कलरलेस को समझाने के लिए यहाँ पे CFT ने एक और चीज कही थी, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें D0 है, यानी अनकम्प्लीटली फिल्ड, इम्पटी है, मतलब सॉरी इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं बल्कि कोई भी इम्पटी सेल्स हैं जिनमें, वो क्या करते हैं, कलरलेस होते हैं। इसके अलावा जो D10 होते हैं जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एक भी स्पेस नहीं बचा है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या जैसे D6 का केस है हाई स्पिन का, सॉरी लो स्पिन का,
तो इसमें T2G क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह ना, T2G 6 EC0 लो स्पिन में। इस तरह के मतलब कुल मिला के ऐसे ऑर्बिटल जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या सारे के सारे ऑर्बिटल खाली हैं, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो कलर होगा वो लेस हो जाएगा, नहीं यानी इनमें कोई कलर नहीं होगा, वो व्हाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है, कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जबकि कलरफुल कौन होंगे, जिनके पास क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस के कारण वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और कलर शो करेंगे। तो यहाँ पे खत्म होती है CFT, ठीक है। इसके अलावा वैसे वो कई और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा था, फार सक्सेसफुल देन एनी अदर थ्योरी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके बाद MOTI मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, पर ये खत्म होता है यहाँ पे CFT।